हेलो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी के जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 12 क्वेश्चंस हम लोग 2 वीडियो में कर चुके हैं और आप लोग अगर चाहें तो वो वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास में। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ टू रेजिस्टेंस coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What are the currents in 3 cases? इसमें आपको एक हॉट प्लेट दी हुई है इलेक्ट्रिक ओवन की, जो कनेक्टेड है 220 वोल्ट सप्लाई के साथ में, 220 वोल्ट से कनेक्टेड है, राइट। और इसकी दो कोइल्स है आपके पास में ए एंड बी। दोनों कोइल्स का जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास में 24 ओम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि इनमें आपको करंट फाइंड आउट करना है, आपको करंट की वैल्यू निकालनी है और करंट की वैल्यू तीनों केसेस में निकालनी है। और 3 केस कौन से? पहला आपका, जब आप इन दोनों प्लेट्स को, ये जो कोइल्स हैं आपके पास में, कोइल ए एंड कोइल बी, इनको अगर आप सेपरेटली यूज करोगे तब आपको करंट कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है। जब आप दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड काय में, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में ऐड कर दोगे तब करंट कितना होगा वो आपको निकालना है। और पैरेलल में ऐड कर दोगे तब करंट कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अपने को गिवन क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल आर ए एंड आर बी, दोनों का जो रेजिस्टेंस अपने पास में 24 ओम है, इसका भी 24 है और इसका भी 24 है, ठीक है। आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन लिख देंगे करंट को आपको फाइंड आउट करना है, राइट। तो अपन केस फर्स्ट लेते हैं। ये कब? जब अपने पास में दोनों कोइल्स को सेपरेटली हम यूज कर रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो कोइल ए है उसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा। करंट का फॉर्मूला होता है अपने पास में V बाय आर ए, ठीक है। आर ए अपन ने इसलिए लिखा है क्योंकि रेजिस्टेंस अपन ले रहे हैं कोइल ए का, करेक्ट। और साथ ही साथ में अपन बी का भी लेके चलेंगे, मतलब दूसरी तरफ अपन बी का भी निकाल लेंगे, तो करंट जो बी में फ्लो हो रहा होगा वो भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसमें भी फॉर्मूला क्या लगेगा, V बाय आर बी, ठीक है। वोल्टेज दोनों की जगह सेम है क्योंकि इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वोल्टेज ये 220 वोल्ट ही ले रहा है, ठीक है। तो देखिए, V की जगह पे कितना पुट करेंगे 220, आर ए की जगह पे कितना 24, और इधर V की जगह पे 220 और आर बी की जगह पे 24, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों करंट सेम है। अब जब आप डिवाइड करोगे तो इसका भी आएगा 9.16 एंड इसका भी आएगा 9.16। इट मीन्स जब हम सेपरेटली यूज करेंगे प्लेट्स को, तब जब इनका अंदर करंट फ्लो होगा आई ए, दैट विल बी 9.16 एम्पियर, और आई बी के अंदर भी कितना होगा 9.16 एम्पियर, ठीक है। अब जब आप इनको अगर मान लीजिए कि सीरीज में ऐड करोगे तब क्या होगा, तो देखिए केस 2 हम लेके चलते हैं। व्हेन कोइल्स ए एंड बी इन सीरीज, जब कोइल्स ए और बी को आपने सीरीज में ऐड कर दिया तब क्या होगा। तो सीरीज में ऐड करने पे अपने पास में क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो प्लस हो जाता है, मतलब सीरीज में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो अपन क्या करेंगे कि दोनों कोइल्स का सीरीज में जो रेजिस्टेंस आएगा वो अपन पहले फाइंड आउट करेंगे, जिसको अपन बोलेंगे आर एस, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो आर ए प्लस आर बी, आर ए की वैल्यू 24, आर बी की वैल्यू 24, दोनों को ऐड किया 48 आ गया। अब अपन करंट फाइंड आउट करेंगे तो आई इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर एस हो जाएगा। आर एस क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी है 220, ये लिखा। आर एस की वैल्यू कितनी है 48, क्योंकि अपने पास में 48 आया तो ये 48 लिखा। डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4.58 एम्पियर, ठीक है। इट मीन्स जब आप सीरीज में ऐड करोगे कोइल्स को तो आपको जो ओवरऑल रेजिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी 4.58 एम्पियर, राइट। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, थर्ड केस। जब आप कोइल्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तब क्या होगा। पैरेलल में कनेक्ट करने पे अपने पास में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको अपन पैरेलली ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/RP, RP स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, 1/RA प्लस 1/RB। आर ए की वैल्यू है 24, आर बी की वैल्यू है 24, दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आ जाएगा LCM 24, 1 + 1, ये हो जाएगा 2/24। जब आप इसको उल्टा करोगे तो आर पी को उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा आर पी, और 2/24 को उल्टा करोगे तो हो जाएगा 24/2 विच इज 12, मतलब आर पी की जो वैल्यू है आपको मिल गया 12। इट मीन्स जब रेजिस्टेंस को आप पैरेलली ऐड करोगे तो आपको जो ओवरऑल रेजिस्टेंस मिलेगा वो मिलेगा 12, ठीक है। इस केस में अगर अपन करंट फाइंड आउट करें तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल्स टू V बाय आर पी। V की वैल्यू अपने पास में 220, आर पी की वैल्यू अपने पास में 12, जब डिवाइड करेंगे आप तो आएगा 18.32, ठीक है। ये आ गया आपका एम्पियर।
18.32 एम्पियर। तो ये तीनों केसेस में हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि जब आप कोइल्स को सेपरेटली लगाओगे तब क्या क्या करंट आएगा, जब आप कोइल्स को सीरीज में ऐड करोगे तब क्या आएगा, और जब आप पैरेलल में ऐड करोगे तब क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्वेश्चन नंबर 14। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। इसमें फर्स्ट अपने पास में a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors, and second इसमें अपने पास में a 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistors। तो देखिए इसमें अपने को करना क्या है कि पावर फाइंड आउट करनी है 2 ohm रजिस्टर जो पावर यूज करेगा इन दोनों केसेस के अंदर, मतलब दोनों ही केसेस में अपने पास में 2 ohm रजिस्टर लगा हुआ है। देखिए पहले वाले केस में यहाँ पर है, दूसरे वाले केस में अपने पास में यहाँ पर है। तो आपको ये पूछा है कि जब ये वाला सर्किट आप बनाओगे, मतलब 6 वोल्ट बैटरी के साथ में 1 ओम रजिस्टर और 2 ओम रजिस्टर को आप सीरीज में ऐड कर दोगे, उस केस में 2 ओम रजिस्टर कितनी पावर लेगा, और दूसरा वाला केस 4 वोल्ट बैटरी आप लगाओगे, 12 ओम लगाओगे और 2 ओम रजिस्टर आप लगाओगे, इनको आप पैरेलली ऐड करोगे तब 2 ओम रजिस्टर कितनी पावर लेगा, आपको ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो इसमें अगर अपन पहला वाला पोर्शन देखें तो पहले वाले पोर्शन में इसने ये बोला है कि 1 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज में ऐड है। तो देखिए पहली चीज़ तो अपन ये देख लेते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है अपने पास में P = I²R। करेक्ट, अपने को R की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वो क्या है अपने पास में 2, क्योंकि इसने पूछा है कि 2 ओम कितनी पावर लेगा वो आपको बताना है। ठीक है, अब I की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो I की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो वोल्टेज चाहिए और एक और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए आपका, मतलब पूरे सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस लग रहा है वो आपको चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने पास में देखिए 2 रजिस्टर हैं, 1 ओम और 2 ओम। तो ये दोनों रजिस्टर्स हैं, तो इनसे अपन ओवरऑल पावर के ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज में है तो सीरीज में क्या करेंगे अपन, R = हो जाएगा R1 + R2। R1 की जगह पे 1 ओम, R2 की जगह पे 2 ओम। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 + 2 दैट इज 3, मतलब R आ गया आपके पास में 3। ओवरऑल रेजिस्टेंस आपके पास में आ गया 3। अब ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया तो ओवरऑल रेजिस्टेंस के बाद में अपन क्या करेंगे, ओवरऑल करंट निकालेंगे। तो I = होता है V/R। V की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 6 वोल्ट, तो यहाँ पे पुट करेंगे अपन 6 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मतलब I की वैल्यू आ गई आपके पास में 2। ये I की वैल्यू आई टोटल सर्किट के लिए, मतलब आपके पास में जो सर्किट है उस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है वो I की वैल्यू है। लेकिन आपको चाहिए कि 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट होगा या 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट फ्लो होगा वो आपको चाहिए। तो देखिए एक चीज़ हमें पता है ऑलरेडी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑल ओवर द सर्किट जो करंट की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, मतलब I जो रहता है आपका सेम रहता है, चाहे वो कोई सा भी रजिस्टर लगा हो, चाहे 1 ओम हो 2 ओम हो, कोई भी इसने रजिस्टर लगा रखा है, पूरे सर्किट में जो करंट की वैल्यू रहेगी सेम रहेगी। इट मीन्स जो 2 ओम रजिस्टर है उसके अक्रॉस भी जो करंट होगा वो आपका सेम होगा। तो यहाँ पे अपन I की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब पावर निकालते हैं अपन, तो P = हो जाएगा I²R। I की जगह पे कितना पुट करेंगे अपन, 2, राइट, तो 2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब R की जगह कितना है, क्वेश्चन में पूछा है अपन ने अपने को कि 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है, तो यहाँ पे अपन 2 पुट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा P = 8 वाट। ठीक है, ये अपना हो गया जब अपन ने सीरीज में ऐड किया तब। अब सेकेंड पार्ट है अपने पास में B। अब इसमें क्या पूछा है इसने कि जो V है आपके पास में वो है 4 वोल्ट, पोटेंशियल जो दे रखा है वो 4 वोल्ट दे रखा है, R1 जो दे रखा है 12 ओम और R2 दे रखा है 2 ओम। ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में ऐड है, पैरेलल में ऐड है। तो पैरेलल में ऐड में क्या होता है, अपने को ये चीज़ पता है कि देखिए जब भी अपन कनेक्शन को पैरेलली ऐड कर देते हैं तो पैरेलल में अपने पास में जो पोटेंशियल होता है ना वो सेम होता है, राइट, पोटेंशियल सेम रहता है। तो एक मान लीजिए आपका 2 ओम का है, एक मान लीजिए 12 ओम का है, तो अब आपको पावर का ऐसा फॉर्मूला देखना है जिसके अंदर पोटेंशियल हो। ठीक है, क्योंकि अपने को इस पर्टिकुलर एरिया में करंट नहीं पता, राइट, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से फ्लो होने के बाद में वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अपन पीछे जो अपन ने फॉर्मूला लगाया था P = I²R, वो अपन यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे क्योंकि अपने को पर्टिकुलर 2 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अपने पास में नहीं है। लेकिन अपन क्या कर सकते हैं कि पोटेंशियल अपने को पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो अपन क्या कर सकते हैं, पावर का वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल अपने को गिवन है। आप चाहो तो इसको ये भी कर सकते हो कि पहले इस पोर्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आप निकाल लो और उसके बाद में पीछे वाला जो अपन ने I²R फॉर्मूला लगाया था वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको
आई की जो वैल्यू चाहिए वो ये चाहिए कि इस पोर्शन में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है। तो ये करने के बजाय अपन डायरेक्ट ये वाला करते हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4 दे रखी है, ठीक है, 4 4 जा 16 हो जाएगा, अपॉन में 2, आर की जगह पे कितना पुट करेंगे, 2 ओम रेजिस्टेंस के में आपको पावर निकालनी है तो 2 हो जाएगा, तो इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 8 वॉट। इट मीन्स कि दोनों ही केसेस में अपने पास में जो पावर आएगी दैट विल बी सेम। सो आंसर हम लिख देंगे पावर कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रजिस्टर इन बोथ द केसेस इज सेम, दैट इज 8 वॉट। दोनों ही केसेस में अपने पास में 8 वॉट पावर आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास में, 2 लैम्प्स, one rated 800 watt at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt are connected to the electric mains supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? मतलब आपको जो सप्लाई वोल्टेज दे रखा है इसने दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर जो दे रखी है पहले वाले लैंप की, ये जो है 2 लैंप है, इसमें से पहला वाला जो लैंप है इसकी पावर है आपके पास में P1 इक्वल टू 100 वाट, और जो दूसरा वाला लैंप है उसकी पावर है आपके पास में 60 वाट। अब आपको क्या निकालना है, करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट, 220 वोल्ट सप्लाई होगा तो करंट कितना फ्लो होगा। तो अपने काम करते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अपन ने डायग्राम बनाया, यहाँ पे अपन ने 220 सोर्स सप्लाई कर दिया, अब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे जाने के बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, पहला 100 वाट वाला, दूसरा 60 वाट वाला, ठीक है। अब दोनों ही पोर्शन में करंट अलग अलग जाएगा, इसमें मान लीजिए गया I1, इसमें गया I2, इसके अंदर I आ रहा था, इसमें I1 चला गया, इसमें I2 चला गया। अब ये दोनों करंट वापस यहाँ आने के बाद में I1 प्लस I2 दोनों मिल जाएंगे विच विल बी इक्वल टू I। तो इन शॉर्ट वापस जो है दोनों करंट मिलके I के इक्वल हो जाएंगे। आपको ये I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले इसमें करंट कितना जा रहा है वो निकालो और इसमें करंट कितना जा रहा है वो निकालो, दोनों को हम ऐड करेंगे तो अपने पास में फाइनल करंट आ जाएगा। तो इसका करंट कैसे निकालेंगे, देखिए इसका करंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपन। करंट इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, पावर बाय वोल्टेज, है ना, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू I, राइट। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I इक्वल टू P बाय V, ये कर सकते हैं। तो P1 मतलब पावर 1 अपॉन वोल्टेज, तो पावर 1 कितना अपने पास में 100, मतलब पहले वाले बल्ब की जो पावर है वो 100 है, वोल्टेज कितना अपने पास में 220। अब I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब डिवाइड करोगे 0 से 0 कटा, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 11, 5 को 11 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.45 एम्पियर, ये आ गया I1। अब निकालना है आपको लैंप 2 के लिए, तो लैंप 2 के लिए भी अपन सेम प्रोसेस करेंगे, वही फॉर्मूला I2 इज इक्वल हो जाएगा P2 बाय V। P2 की वैल्यू कितनी है 60 वाट, V की वैल्यू कितनी है 220, डिवाइड करोगे उसको मिलेगा 0.27। तो देखिए I1 की भी वैल्यू आ गई, I2 की भी वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यूज को जब आप ऐड करोगे तो आपको फाइनल करंट मिल जाएगा। मतलब I1 प्लस I2, I1 की है 0.45, I2 की है 0.27, दोनों को ऐड करोगे तो 0.72 एम्पियर मिल गया, ठीक है। तो ये करंट ड्रॉ होगा, राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच यूजेज मोर एनर्जी अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट्स। आपके पास में 2 इक्विपमेंट्स दे रखे हैं। पहला इक्विपमेंट है 250 वॉट टीवी है जो कि 1 घंटे तक चलता है, दूसरा 1200 वॉट टोस्टर है जो कि 10 मिनट तक चलता है। तो इन दोनों को जब आप इस ड्यूरेशन तक, मतलब टीवी को 1 घंटे तक और टोस्टर को 10 मिनट तक चलाओगे तो इन दोनों में सबसे ज्यादा पावर कौन यूज करेगा, आई मीन सबसे ज्यादा एनर्जी कौन यूज करेगा, ठीक है। तो आपको एनर्जी बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, दोनों की इंडिविजुअली एनर्जी निकाल लेंगे कि दोनों इंडिविजुअली एनर्जी कितनी कंज्यूम करेंगे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, पावर इनटू टाइम, इज इक्वल टू होता है आपके पास में पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर पहले वाले की कितनी है अपने पास में 250 और दूसरे वाले टाइम कितना है उसका 1 आवर, ठीक है। और दूसरे वाले के लिए अपने पास में पावर कितनी है 1200 वॉट और टाइम कितना है 10 मिनट्स। तो यहाँ पे अपने को जो टाइम दे रखा है ये टाइम इन्होंने दोनों ने एक आवर में दिया और 1 मिनट में दिया। तो अपन क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पावर ऑफ द टीवी अपने को दिया हुआ है 250 वॉट, टाइम टेकन बाय टीवी 1 आवर लगा। तो 1 आवर को अपन क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 60, दैट विल बी 3600 सेकेंड्स, है ना, 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे के अंदर। अब एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, पावर इंटू टाइम। पावर कितनी है अपने पास में P1 है अपने पास में 250, तो 250 इंटू टाइम कितना है अपने पास में 3600 सेकंड। तो यहाँ पे अपन ने 3600 कर दिया। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा 9 लाख
जूल। अब 9 लाख जूल को अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 5, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 जीरोज है। अभी इसको लिखने का क्या तरीका होता है, जैसे मान लीजिए कि अपने पास में ये है, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ पे पॉइंट होता है, मतलब ये एक अंडरस्टूड पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट को क्या करते हैं हम कि एक डिजिट के बाद में लेके जाएंगे, तो अपने को 1 2 3 4 5 डिजिट पार करनी है। देखिए पहली डिजिट पार करेंगे, दूसरी पार करेंगे, तीसरी पार करेंगे, चौथी पार करेंगे, पांचवी पार करेंगे। तो इस पॉइंट को 5 डिजिट के बाद में आपको लगाना है। तो जब आप क्या कर रहे हो कि इस तरफ जा रहे हो, है ना, इधर से इस तरफ जा रहे हो, आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हो, तो पॉइंट को लेफ्ट की तरफ जब लेके जाते हो तो जो पावर आएगी वो 10 की प्लस में आएगी, और जब पॉइंट को लेफ्ट से राइट में लेके जाओगे इस तरफ, तो जो पावर आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी, राइट। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से लेफ्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जो पावर होगी वो आपकी प्लस में आ जाएगी, तो अपन लिखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 5 जूल, राइट। तो ये हो गया अपना E1, मतलब पावर आ गई टीवी के लिए। अब टोस्टर के लिए निकालते हैं, तो टोस्टर के लिए भी सेम चीज करेंगे कि 10 मिनट तक चल रहा है, तो 10 मिनट को अपन क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो 10 इंटू 60 दैट विल बी 600 सेकेंड्स। एनर्जी निकालेंगे पावर 2 वाले की, मतलब दूसरे वाले टोस्टर, जो टोस्टर है उसकी पावर इंटू टाइम, E2 इज हो जाएगा, उसकी जो पावर है वो है 1200 और जो टाइम है वो है 600, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 7,20,000 मिलेगा। तो अभी अब देखिए पॉइंट यहाँ पर है, अब इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद में लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लाना है, ठीक है, ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेके जाएंगे, तो 7.2 इंटू 5 डिजिट अपन ने क्रॉस करी तो हो गया 10 की पावर 5। तो देखिए एक में आंसर आया 9 इंटू 10 की पावर 5, एक में आया 7.2 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो इसमें अपने को पास में पावर किस में ज्यादा हुई यूज, ये वाले में, मतलब जो टीवी आप 1 घंटे तक चला रहे हो ना, उसमें ज्यादा पावर यूज होती है एज कम्पेयर टू टोस्टर जो आप 10 मिनट तक चलाओगे, ठीक है। ओके, तो आज के बाद आप लोग टीवी नहीं देखेंगे फिर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 है अपने पास में। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉस 15 एम्पियर फ्रॉम द मेन्स फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। हीटर के अंदर कितनी हीट डेवलप होगी उसका आपको रेट पता करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर अपन इसको समझे तो अपने को पावर निकालना है। पहला जो अपने को दिया हुआ है रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दूसरा अपने को टाइम दे रखा है, और तीसरा अपने को करंट दे रखा है। ये तीनों चीजें अपने को गिवन है, ये रेजिस्टेंस 8 ओम, करंट 15 एम्पियर और टाइम आपका 2 आवर, ठीक है। अब देखिए इसने ये चीज पूछी है कि रेट क्या होगा, तो अपन क्या लिख सकते हैं, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, इन शॉर्ट वो पावर होगा। अब इसने रेट पूछा है तो अपन क्या करेंगे कि इधर लगा देंगे हीट के अपॉन में टाइम, मतलब इस स्टेटमेंट को अपन ऐसा लिख सकते हैं हीट बाय टाइम। अब ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है कि अपन पावर की बात कर रहे हैं, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर देंगे, पी लिख देंगे। एच का फॉर्मूला अपने को पता होता है हीट का, आई स्क्वायर आर टी, अपॉन में टाइम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे टाइम से टाइम कटा, फॉर्मूला क्या आ गया, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो और आप चाहो तो डायरेक्ट उसको लिख सकते हो कि पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अब आई की जगह पे वैल्यू कितनी पुट करनी है, आई का अपने को वैल्यू दे रखा है 15 एम्पियर अपने पास में करंट फ्लो हो रहा है, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में 8 ओम, तो 8 ओम आ गया। अब इसका स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 225 इंटू 8 एज इट इज रहेगा, दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1800 वाट, जिसको अपन बोल सकते हैं जूल पर सेकेंड। तो आप आंसर लिख दोगे, दस द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द हीटर इज 1800 जूल पर सेकेंड, मतलब इतनी हीट वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से ये चीज बता रहा हूँ कि आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लगा सकते हो और आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने पास में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं अपने को, सारे को एक्सप्लेन करना है, तो चलिए एक एक करके अपन सॉल्व करते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास में, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर हम टंगस्टन क्यों यूज करते हैं। आपको ये पता होगा कि अपने घरों में जो बल्ब लगे रहते हैं या जो लैंप लगे रहते हैं उनके अंदर जो वायर यूज होता है वो टंगस्टन होता है, मतलब अंदर जो रहता है ना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो होता है आपका, या फिर बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक एलिमेंट जो होता है वो आपका टंगस्टन होता है। तो टंगस्टन क्यों होता है, तो इसका रीजन लिखा है अपने, मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 3380, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आप इसको इतने टेम्परेचर पे जलाओगे तब जाके ये मेल्ट होगा। मेल्ट होना मतलब पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इतने डिग्री टेम्परेचर पे, राइट। एंड रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन आर वेरी हाई, रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है।
ठीक है, रजिस्टिविटी मतलब कि वो करंट को बहुत ज़्यादा रोकता है। बल्ब्स गिव लाइट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स एंड टंगस्टन इज द बेस्ट मटेरियल टू विथस्टैंड सच हाई टेम्परेचर। इट मीन्स कि देखो रजिस्टिविटी अगर बल्ब की हाई है, ठीक है, तो रजिस्टिविटी अगर हाई है तो करंट को वो ज़्यादा रोकेगा, जब वो करंट को ज़्यादा रोकेगा तो ज़्यादा हीट डेवलप करेगा, राइट। अब जब ज़्यादा हीट डेवलप करेगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट ना हो जाए, इसके लिए उसका जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ज़्यादा होता है। मान के चलिए कि जो नॉर्मल बल्ब होते हैं ना अपने घरों में, उनका 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है लाइट इमिट करने के लिए। अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली ये रहता है ऑन एन एवरेज। तो 3000 डिग्री सेल्सियस पर वो लाइट इमिट करता है, तो इतने टेम्परेचर तक वो जब गर्म होंगे तब उसमें क्या होगा कि उतनी उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए कि उससे पहले अगर वो मेल्ट हो गया तो आपका बल्ब चलेगा ही नहीं। इसलिए क्या होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और रजिस्टिविटी भी ज़्यादा है। तो रजिस्टिविटी क्या कर रही है, मेल्टिंग पॉइंट तो ये करता है कि उसको जलने से रोकता है कि वो फिलामेंट जल नहीं जाए। रजिस्टिविटी क्या करती है कि करंट को रोकने का काम करती है। करंट अगर रुकेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब लाइट इमिट होगी, ठीक है। तो ये इसके कारण होते हैं, इसलिए हम टंगस्टन को यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास में। Why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? वैसे ये अगर आपको याद हो तो अपन पीछे कर चुके हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ये बता देता हूँ यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, इसका आंसर पे पास में है द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ alloys बिकॉज alloys है वेरी हाई रेजिस्टेंस, करेक्ट। इनका अलॉय का एज कम्पेयर टू मेटल मतलब प्योर मेटल जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। सो व्हेन द करंट पासेस थ्रू द अलॉय इट ऑफर्स ग्रेट रेजिस्टेंस। द हाई रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस हीट, ज़्यादा रेजिस्टेंस क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, विच इज़ रिक्वायर्ड इन सच अप्लाइंसेस। क्योंकि देखिए जो अपने पास में हीटर वगैरह हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इनका काम ही क्या होता है कि गर्म होना, मतलब बिना हीट के ये काम करेंगे नहीं। अब ज़्यादा हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा हीट तब प्रोड्यूस होगी जब वहाँ पे करंट ज़्यादा रुकेगा, क्योंकि करंट जब ज़्यादा रुकेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और जो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे तो अपना काम जो भी अपने को उसमें यूज़ में लेना है वो अपन ले लेंगे, ठीक है। तो प्योर मेटल की जो रजिस्टिविटी होती है या रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अलॉय, इसलिए हम अलॉय का यूज़ करते हैं। अब देखिए, इफ़ द हीटिंग एलिमेंट्स वर मेड अ प्योर मेटल, अगर प्योर मेटल का बनाए तो क्या होगा, दे वुड हैव लो रेजिस्टेंस, उनका रेजिस्टेंस कम होगा एज कम्पेयर टू अलॉय, अलॉय से। सो दे विल पास ऑल द करंट्स, सारा करंट वो पास कर देंगे, फ्लोइंग थ्रू इट, जो भी उसमें से पास हो रहा है वो सारा आगे पास कर देंगे, एंड हैंस वुड नॉट प्रोड्यूस हीट, और वो हीट प्रोड्यूस करेंगे नहीं। सिंपल सी बात है, देखिए अगर मान लीजिए वायर आपके पास में, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं या करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये सारा करंट आगे चला गया तो यहाँ पे हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं होगी जितनी अपने को चाहिए। लेकिन अगर सारा करंट यहीं रुक जाता है तो रुकने के बाद में क्या होगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स यही रुक जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि अपने को चाहिए ही ज़्यादा हीट, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलॉय का यूज़ करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक सर्किट। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज़ करते अपने घर में। जो डोमेस्टिक जो लाइट्स वगैरह या जो भी हम लोग अप्लाइंसेस चलाते हैं वो सारे में सीरीज क्यों नहीं यूज़ करते हैं। मतलब जो अरेंजमेंट लगा रहता है ना वो पैरेलल कनेक्शन होता है, अपने घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, सीरीज नहीं होता। तो सीरीज क्यों नहीं होता, उसका कारण है सीरीज अरेंजमेंट इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट्स बिकॉज, पहला है जैसे अपने पास में, इन सीरीज कॉम्बिनेशंस इफ वन इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू द सम डिफेक्ट देन ऑल द अदर अप्लायंसेस वुड स्टॉप वर्किंग। मतलब अगर एक कोई भी अप्लायंस खराब हो जाता है तो बाकी सारे अप्लायंसेस भी नहीं चलेंगे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक कहीं से भी टूटा या कहीं से भी कुछ ब्रेक हुआ तो पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा। पूरा का पूरा सर्किट ब्रेक होने का मतलब करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा, ठीक है, इसलिए यूज नहीं करते हैं। अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट अपने पास में, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। मतलब सभी जो आपके डिवाइसेस लगे रहेंगे सीरीज के अंदर, उन सभी का स्विच एक ही होगा आपके पास में। अब जब एक ही स्विच होगा तो सारे अप्लायंसेस को अगर आपको चलाना है तो आपको एक ही स्विच दबाना है, लेकिन अगर आपको
कोई भी एक अप्लायंस का यूज़ करना है, मान लीजिए टीवी, पंखा, कूलर, ये 3-4 आपने लगा रखे हैं और आपको अब सिर्फ टीवी चलानी है, तो टीवी चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्विच ऑन करोगे और वो स्विच ऑन करने पर सारे जितने भी अप्लायंसेस है, टीवी, पंखा, कूलर, सारे के सारे साथ में चल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। अगला पॉइंट अपने पास में, इन सीरीज कनेक्शन voltage distributes among the circuit elements and each element doesn't get appropriate voltage to work। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब अपने ने ये चीज़ पढ़ी थी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि मान लीजिए पहला वाला है तो इसमें कुछ और वोल्टेज मिल जाएगा, इसमें है तो इसमें कुछ और वोल्टेज चला जाएगा, अगर अगला कोई इक्विपमेंट लगा है तो उसमें कुछ और वोल्टेज चला जाएगा, और ये कितना जाएगा ये श्योर नहीं है। ये क्या होता है कि पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो पर्टिकुलर अप्लायंस को चलने के लिए जितना भी आपको वोल्टेज चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, और जब वो वोल्टेज मिलेगा नहीं तो अप्लायंस चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं कि हम लोग सीरीज अरेंजमेंट क्यों यूज़ नहीं करते। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, इसमें हाउ डज द रजिस्टर्स ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि जो रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ में कैसे वेरी करता है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। मतलब एरिया अगर आप कम करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट जो आपके पास में मोटा वायर होगा जिसको अपन बोल सकते हैं थिक वायर। ठीक है, थिक वायर में क्या होगा, एरिया ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थिन वायर। तो थिक वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा कम होगा एज कम्पेयर टू थिन वायर। ठीक है, तो ये चीज़ लिखी हुई है, एक बार आप इसको पोज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, Why are copper and aluminum wires usually employed for the electricity transmission? कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर क्यों करते हैं हम यूज़, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए। ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको जब इलेक्ट्रिसिटी भेजनी होती है तो कॉपर के और एल्यूमिनियम के वायर्स यूज़ करते हैं। तो उसका कारण क्या होता है, तो देखिए, रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर वेरी लो। रजिस्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है। रजिस्टिविटी कम होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसके अंदर फ्लो हो पाएगा। ठीक है, एंड हीट जनरेटेड इन दैम वाइल पासिंग करंट इज वेरी लेस, और जो हीट जनरेट होगी वो भी बहुत ही कम होगी। जब हीट कम जनरेट होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि अपने को नुकसान भी कम होगा। दस कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज़ करते हैं। इसकी बजाय अगर आप कोई दूसरा या कोई दूसरा मटेरियल लेते हो तो उसमें क्या होगी, हो सकता है उसमें हीट ज़्यादा जनरेट हो, या हो सकता है उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा हो। वैसे कॉपर और एल्यूमिनियम की रजिस्टिविटी कम होती है, बहुत ही कम एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। सो यहाँ पे हम लोग कॉपर का और एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। और सेकंड चीज़, ये सस्ते भी पड़ते हैं। जैसे कि सिल्वर होता है, सिल्वर की रजिस्टिविटी जो होती है वो और भी कम होती है, इन दोनों से भी बहुत कम होती है, लेकिन सिल्वर को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सिल्वर हमको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और ये अपने चीप होते हैं, काफ़ी सस्ते होते हैं, इसलिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इनमें से अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आपको आंसर कर दूंगा। एंड ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।